सो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले इंडियन इवेंट्स आफ्टर 1960। आफ्टर 1960 के बाद में क्या क्या इवेंट्स इंडिया में हुए थे वो सारे चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में। इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे कैसे डेमोक्रेसी चालू हुआ इंडिया में, गवर्नमेंट पार्टीज कैसे चालू हुई, रूल किसने किया, उसके बाद में कौन सी पार्टी ने रूल किया, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। India became independent in the 1947 CE Common Era. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. 1947 में इंडिया को वो 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने आज़ादी पाली थी और 1950 26 जैन को इंडिया ने अपना खुद का डेमोक्रेसी एक हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम चालू किया था, रेवोल्यूशन चालू किया था खुद की पार्टीज बना के रूल करने के लिए, and became a sovereign democratic nation 1950 में. The Indian society is multicultural and people of various languages, religions, ethnicities and caste live together. इंडिया में क्या था, मल्टीकल्चरल, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे, वेरियस लैंग्वेजेस, रिलीजन, एथेंसिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज़ में रहते थे, अलग सिटी से अलग जगह के लोग आते थे, उनके लैंग्वेजेस अलग होते थे बट रहते सब साथ में थे। ऐसे टाइप के लोग हैं ना इंडिया में, कास्ट सबका अलग होता था, तो ऐसे ऐसे टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते थे इंडिया में। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इशूज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बहुत सा प्रॉब्लम में आ गया था। जो भी ये अंग्रेज़ लोग थे, ब्रिटिशर्स, उन लोग ने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके चले गए और उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट में इतना ध्यान नहीं दिया, तो इंडिया बहुत पीछे चले गया था। तो इंडिया को, और वॉर हुआ उस वजह से भी इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ था, मतलब ब्रिटिशर्स को भगाने में उन्होंने काफ़ी इंडिया का पैसा वैसा जो भी था लूटा था, एंड ऑल, तो इंडिया काफ़ी उससे ज़्यादा नुकसान में था। तो इंडिया को कैसे भी उनका इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट करना था। तब the establishment of the Planning Commission and emphasis on industrialization was meant to achieve economic development and to eliminate poverty in India. अब इंडिया में पॉवर्टी खत्म करने के लिए और लोगों को नौकरी और ये सब देने के लिए क्या था, इंडस्ट्री सेटअप करना था। अगर इंडिया इंडस्ट्री सेटअप करेगा तो इकोनॉमिकली ऊपर होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो लोग भी अमीर होंगे, पैसे आएंगे, तो इंडिया भी उस हिसाब से डेवलप होएगा। तो इंडिया ने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ को प्लानिंग करने के लिए चालू किया। Successful conduct of election and faith in democratic tradition made it possible for us to achieve political stability. अब पहले क्या होता था, इलेक्शन नहीं होता था, कोई पार्टी नहीं थी इंडिया में आफ्टर, बट जब डेमोक्रेसी लाई गई, डेमोक्रेसी का मतलब होता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों के लिए होती है, लोगों से होती है, लोगों द्वारा होती है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी लाया गया तो अब सबसे पहले वोटिंग करना था। तो इंडिया में पहले लोग इतने लिटरेट नहीं होते थे, तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे उनको मतलब समझ में आएगा हमें किस कौन सी पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी को वोट नहीं देना है, उन्हें नाम भी नहीं पढ़ने आता था। तो देखो ना, अभी हम लोग जो जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो उनका कमल है, लोटस, उनका वो क्या है, अपना बोल सकते हैं ना हम लोग लोगो, वो है। और कांग्रेस का क्या है, हाथ है, पंजा। तो वैसे वैसे करके मायावती का क्या हाथी है, अखिलेश का क्या साइकिल है। तो ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस थे। तो लोग है ना सिर्फ लोगोस देख के उसके ऊपर स्टैंप मारते थे या साइन करते थे, या स्टैंप जो भी चीज़, जैसे इलेक्शन कंडक्ट होता था सिर्फ लोगो देख के उन लोग सिलेक्ट करते थे अपने कंटेंडर को, जिसको उन्हें जिताना है। तो ऐसा करके अपना पहला इलेक्शन खत्म हो। आज भी वैसा इलेक्शन होता है, लोगो रहता है और नीचे नाम रहता है। तो हमें जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते उन्हें भी पता चल जाता है कि हाँ, लोगो हमें कांग्रेस को जिताना है, बीजेपी को जिताना है, लोगों पे किसके लोगों पे ठप्पा लगाना है, ऐसा। इसको चिन्ह बोलते, साइन। एट द टाइम एट द सेम टाइम सेवरल सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर साउट टू बी इम्प्लीमेंटेड। द 1960s। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1960s में क्या हुआ। ये हमने देख लिया था 1950s के टाइम पे, 1947 के बाद में क्या हुआ था। अब 1960s में आते हैं। इन द डिकेड ऑफ द 1960s सेवरल इवेंट ऑकर्ड विच हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। 1960s में जो सेवरल इवेंट्स ऑकर हुए थे उसकी वजह से क्या हुआ था, पॉलिटिकल सिचुएशन पे ना बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि क्या क्या हुआ था देखो, द रीजन ऑफ गोवा, दीव एंड दमन वो फ्रीड फ्रॉम पोर्चुगीज रूल एंड बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन फेडरेशन। गोवा, देखो इंडिया में बाकी जगह ब्रिटिश लोग ने रूल किया, लेकिन गोवा, दीव और दमन यहाँ पे किसने रूल किया था, वहाँ पे पोर्चुगीज लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग होते हैं ना जो
समझ लो वैसे थे। तो जो पोर्चुगीज़ लोग थे तो वो लोग रूल करते थे। तो जो पोर्चुगीज़ लोग जब रूल कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स लोग छोड़ के चले गए थे, हमने उन्हें भगा दिया था। लेकिन जब 1960s के टाइम तक भी पोर्चुगीज़ गोवा दीव दमन से नहीं गए थे, तो उनको भगाने के अलग से रेवोल्यूशन करना पड़ा था, जैसे ब्रिटिशर्स के लिए किया, तो ऐसे करके उनको भी भगा दिया गया। और ये जो चीज़ किया तो इसके वजह से अभी आगे देखो, द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर विच हैड बीन राइजिंग सिंस 1950s culminated इन द वॉर ऑफ 1962 बिटवीन टू कंट्री। अच्छा, अभी पोर्चुगीज़ के साथ सॉर्ट आउट किया इन्होंने कैसे कैसे। तो इंडिया और चाइना का भी है ना जो टेंशन था वॉर के लिए 1950 से चलते रहा 12 साल तक, 1962 तक, थोड़ा एरियाज़ को लेके, रीजन को लेकर। और इंडिया इतना डेवलप कंट्री नहीं था वो टाइम पे, तो इस वजह से चाइना थोड़ा डोमिनेट कर रहा था। दिस वॉर वॉज फाउट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन। और फिर ये जो वॉर फाउट हुआ, इसमें एक हिसाब से हम लोग बोल नहीं सकते कि इंडिया विन हुआ था, क्योंकि इंडिया के पास इतना वो टाइम पे है ना, ये सेना नहीं थी, सोल्जर्स नहीं थे, और चाइना थोड़ा डेवलप था तो उनके पास थे। और एक रीज़न था, इंडिया के सोर्स नहीं था, इतना आर्म एम्यूशंस नहीं था, नंबर ऑफ पीपल्स नहीं थे, और सोर्सेस नहीं था, रोड्स नहीं थी। मतलब अगर लड़ाई हो रही है तो अभी चाइना की अगर कोई लड़ाई होगी तो उनके पास गाड़ियाँ होती थी, उन लोग है ना सोल्जर्स की गाड़ी होती है जिससे फटाफट उनके यहाँ रोड बने होते थे कैंप्स तक जाने के लिए। अपने यहाँ वो टाइम पे क्या था, कैंप्स भी नहीं थे, कैंप से वो वॉर वाली जगह पे जाने के लिए रोड्स भी नहीं थे, तो अपने जो सोल्जर्स थे उन लोग को भाग भाग के चल चल के जाना पड़ता था जहाँ भी जाना था। और जैसे कि अगर उनके सोल्जर्स 5 मिनट में पहुँच जा रहे अपना जीप कार या सोल्जर टैंक लेके, तो अपने जो भी सोल्जर्स हैं उनको 2 घंटा लग जाएगा जाने के लिए, 3 घंटा लग जाएगा। तो इस वजह से हमने वो एक हिसाब से बोल सकते हैं वो वॉर है ना हम हार चुके थे। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री। जब इंडिया इंडिपेंडेंट सब हो गया था तो सबसे पहले अपने प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कंट्री को आगे बढ़ाया। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया सिग्निफिकेंट। वो क्या थे मालूम, सबसे पहले आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने क्या किया था, जो भी फॉरेन पॉलिसी होती थी, मतलब फॉरेन में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, और जो भी फॉरेन पॉलिसी होती थी उसको देख ताक करते थे और थोड़ा आगे बढ़ाया था, उसमें इंडिया का भी नाम किया था। जवाहरलाल नेहरू पास अवे 1964, उनकी 1964 में डेथ हो गई थी। तो उनके डेथ के बाद में लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम, बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन उनके साथ में भी एक आगे आके देखो हादसा हो जाता है। ड्यूरिंग द टेन्योर इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू इन 1965। जब वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो इंडिया ने एक वॉर किया था 1965 में। तो जो 1965 में वॉर हुआ था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था। द सोवियत यूनियन ट्राई टू मेडिटेट बिटवीन द टू कंट्रीज। जो सोवियत यूनियन है आज के टाइम पे रशिया है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ और कंट्रीज थी। तो जो वो टाइम का सोवियत यूनियन था उसने इंडिया और पाकिस्तान का मेडिटेट कराने की कोशिश की थी कि वॉर नहीं करना है एंड ऑल ऐसे। लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान एंड जय किसान विच ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल्जर्स एंड फार्मर्स। अब इंडिया में वो टाइम पे सोल्जर्स की कमी थी और फार्मर्स की खेती भी अच्छी नहीं हो रही थी। फेमाइन का टाइम आ गया था, मतलब सब जगह सूखा पड़ा था, अच्छा नहीं हो रहा था, तो सब डिप्रेशन में जा रहे थे। तो उन्होंने एक स्लोगन चालू किया था जय जवान जय किसान। जब ये बोलते थे जय जवान जय किसान, तो ये जो स्लोगन में इतना एम्पावरमेंट था, जय जवान बोलते थे तो जितना अपने सोल्जर्स थे, इससे कितने सारे सोल्जर्स को है ना वो मिला, एंथुजियाज्म मिला, प्रेरणा मिली कि हमें भी जाना चाहिए, सोल्जर को ज्वाइन करना चाहिए, इंडिया को मजबूत करना चाहिए। जय किसान। अब जय किसान से क्या था कि किसान का पावर का उन लोग बताते थे, किसान कितना पावरफुल है, तो किसान को भी थोड़ा आत्मविश्वास मिलता था, कॉन्फिडेंस मिलता था। तो वो लोग की भी खेती में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगा। देखो हर ज़रूरी नहीं कि हम किसी भी चीज़ का मतलब हम वहाँ जाके खुद काम करें तो ही एक्शन आएगा। अपने वर्ड्स में भी बहुत पावर होती है, तो इनके जो वर्ड्स थे उसमें बहुत पावर, वैसे रेवोल्यूशन आया था एग्रीकल्चरल फील्ड में। और सोल्जर्स के लिए वो टाइम पे सेना में भर्ती बहुत ज़्यादा चालू हो गई, तो लोग अपने देश के लिए कुछ करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए थे। आगे लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथेड हिज लास्ट एट ताशकंद इन 1976। लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ से फ्लाइट से गए थे वो ताशकंद में, इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसके ऊपर है ना संधि करने के लिए, कि मतलब चलो ठीक है वॉर हो गया, अब इसके बाद हमें वॉर नहीं करना है, जो भी था उसके ऊपर है ना कॉम्प्रोमाइजेशन करने के लिए दोनों देश से गए थे। लेकिन जब रिटर्न में आ रहे थे तो इनकी प्लेन ब्लास्ट हो गई, क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई।
वो डेथ उनकी जैसे हुई, इनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। वो जो मिस्ट्री आज भी अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई कि इनकी डेथ कैसे हुए। लोगों का कहना है कि इंटरनल लीडर्स ने कराया, सोनिया गांधी पकड़ लो या जो भी, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब ऐसा लोगों का कहना था कि इंटरनल लीडर्स ने कराया था, और या तो एक्सटर्नल लीडर्स ने कराया होगा जिसको इनके वजह से लॉस हो रहा था। तो ये एक्सीडेंट है, एक मर्डर था, ऐसा लोगों का कहना, और ये आज भी नहीं सॉल्व हो पाया है। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद है ना, इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966। वो पहली प्राइम मिनिस्टर थी आफ्टर थर्ड प्राइम मिनिस्टर, वो पहली प्राइम मिनिस्टर थी जो वुमेन थी। अभी तक वुमेन लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे, वो पहली प्राइम मिनिस्टर थी जो वुमेन थी। ड्यूरिंग अ टेन्योर पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट दर। वहाँ अभी पाकिस्तान ना दो इसमें था, इंडिया से डिवाइड होने के बाद ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था। तो वहाँ पे ये बांग्लादेश वाले थे जो ईस्ट पाकिस्तान में आज के टाइम पे बांग्लादेश है, और जो पाकिस्तान था नॉर्मल वेस्ट पाकिस्तान, वो आज भी पाकिस्तान है। तो जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे वो लोग ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर है ना ज़बरदस्ती करते थे कि तुम लोग भी उर्दू लैंग्वेज पढ़ो, उर्दू लैंग्वेज बोलो। और जो अपने ईस्ट पाकिस्तान वाले थे उन लोग बंगालीज थे, तो उन लोग बंगाल से मतलब बंगाली में बोलना ज़्यादा प्रीफर करते थे, मतलब ऐसा उनका था। आज भी देखो बांग्लादेश है जो बंगालीज हैं, तो लेकिन उन लोग ज़बरदस्ती उन लोगों के ऊपर करते थे, तो इंटरनल मूवमेंट बहुत हुआ। तो वहाँ से बहुत सारे लोग जो ईस्ट पाकिस्तान से छोड़ के इंडिया में आने लगे थे, रेफ्यूजीज़। तो इंडिया में भी प्रॉब्लम होने लगा, सिक्किम में आते थे ज़्यादातर, तो इंडिया में भी प्रॉब्लम होने लगा। तो जब इंडिया में भी प्रॉब्लम होने लगा तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरफेयर किया वो मामले में, और ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया और अलग एक देश बनवा दिया जो आज बांग्लादेश नाम से जाना जाता है। फिर उन लोग भी इंडिपेंडेंटली रहने लगे। इसकी वजह से पाकिस्तान को और गुस्सा आया, इंडिया के साथ और दुश्मनी बढ़ गई। दिस क्राइसिस इज इन ईस्ट इंडिया पाकिस्तान अफेक्टेड एज बिकॉज मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज केम टू इंडिया। बताया ना तुम लोगों ने, ये जो वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था उस वजह से काफ़ी रेफ्यूजीज, मतलब वहाँ के लोग यहाँ पे आके बस जा रहे थे। The 1970s. The 1970 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh. As a part of India policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test of atomic device. तुम लोग को मैंने बताया ना कि वो बांग्लादेश को कैसे आज़ाद करा उन्होंने। तो उसके बाद में इंडिया बोला हमें भी एक एटॉमिक पावर कंट्री बनना है, तो उन्होंने क्या चालू किया 1971 के बाद में इंडिया ने भी अपना एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करना चालू किया। पहला एटॉमिक पावर, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर जो भी था वो सब यूज़ करके इंडिया ने भी बताया कि हम लोग भी मतलब पीछे नहीं है। और वो कहाँ पे चेक किया था, पोखरण में, राजस्थान, इन 1974। इन 1975 द पीपल ऑफ सिक्किम वोटेड फॉर जॉइनिंग द इंडियन रिपब्लिक एंड सिक्किम बिकम अ फुल्ली फ्लेज स्टेट इन इंडिया इन द इंडियन फेडरेशन। अब देखो, जो आज का सिक्किम है वो पहले इंडिया में नहीं था, वो भी एक कंट्री था। तो सिक्किम के लोग ने वोट किया कि हमें भी इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए और इंडिया के साथ हमें भी ग्रो करना चाहिए। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने आके इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, और जो भी लोगों थे उन्होंने इंडिया में ज्वाइन होने के लिए बोला। तो इंडिया का एक पार्ट बन गया, एक स्टेट बन गया सिक्किम भी। ड्यूरिंग दिस डिकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ग्रो अनस्टेबल। The Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the Prime Minister, had misused the government machinery during the election campaign. It led to nationwide strike and protest. During this period, the situation became more complicated to the movement led by Jayaprakash Narayan. The situation of law and order in the country worsened, and the government declared a state of national emergency on the basis of constitutional provision relating to emergency. During this turbulent period, the fundamental right of the Indian citizen was suspended. Due to the emergency, the Indian administrative became disciplined, but the human rights were restricted. The period of national emergency lasted from 1975 to 1977, and after the general election was conducted. अब क्या हुआ था, 1974 के टाइम पे ना इंडिया में ना अनस्टेबल होने लगा सिचुएशन। अपना जब उन्होंने इलेक्शन किया था इंदिरा गांधी ने, तो वो इलेक्शन में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की चीज़ें यूज़ की। इलेक्शन में कभी भी हम लोग गवर्नमेंट की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की कार हो गई, गवर्नमेंट वो हो गया, कोई भी चीज़ हमें हम लोग गवर्नमेंट का इलेक्शन के टाइम पे नहीं यूज़ कर सकते थे। बट उन्होंने क्या किया, मिसयूज़ किया, गवर्नमेंट मशीनरी को यूज़ किया। तो इसको जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने क्या किया, कंप्लेन किया इसके रिगार्डिंग। तो हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस चला और इंदिरा गांधी को गिल्टी फाउंड पाया गया कि हाँ उन्होंने यूज़ किया गया, तो जिसके लिए उनको जेल भी हो सकती थी। उन्हें तो उनको जेल से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, देश में इमरजेंसी लगवा दी। और भी बहुत सारे रीजन्स थे, पॉलिटिकल इश्यूज था, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, देश में इमरजेंसी लगवा दी। अब जब इमरजेंसी लगवा दी 2 साल के लिए
1975 to 1977। तो इससे क्या हुआ, इंडिया मतलब अब इंडिया में कोई भी रूल नहीं लागू हो सकता, मतलब अभी तो इनको सज़ा नहीं मिलती उस वजह से, इन्होंने इस वजह से इमरजेंसी लगवा दी। एक एक रीज़न तो ये था। और इसके वजह से क्या था, जो भी अब है ना, कोई और कुछ एक्शन नहीं ले सकता है। जो भी एक्शन ले सकते हैं सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है, इनकी गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। और जो गवर्नमेंट रूल करती है फिर वही एक्शन जो लेती है वही माना जाता है। तो 2 साल तक के लिए हम लोग जो नॉर्मल पीपल थे उन्होंने अपना राइट खो दिया था। कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का या कुछ भी था, गवर्नमेंट के खिलाफ रिफॉर्म करने का नहीं कर सकती थी। तो 2 साल के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी कुछ बोलता था उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, जो भी अपोजिशन के लोग थे। तो ऐसा करके उन्होंने ये चलाया था 2 साल का। फिर जब 2 साल का इलेक्शन ख़त्म, 2 साल का अपना ये इमरजेंसी ख़त्म हुआ, तो उसके बाद में इलेक्शन हुआ था 1977 के बाद। ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी मैनी अपोजिशन पार्टी केम टुगेदर एंड फॉर्म द पार्टी कॉल जनता पार्टी। अब देखो, जब इमरजेंसी लग गई उसके बीच में ना बहुत सारी पार्टी ने अंदर ही अंदर एक टीम बना ली थी, अलग अलग पार्टी ने, और मिलकर एक पार्टी बनाई थी, कौन सी, जनता पार्टी। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड बाय द न्यूली formed Janata Party. Morarji Desai became the prime minister, but under his leadership, government couldn't last long due to internal differences. मोरारजी देसाई वो फिर प्राइम मिनिस्टर बने, जनता पार्टी से उन्होंने किया और कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस को उन्होंने हरा दिया, लेकिन क्या हुआ, इनकी सरकार नहीं चल पाई, इनकी जो गवर्नमेंट थी नहीं चल पाई। इसके पीछे रीजन था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इन लोग का आपस में नहीं जमता था। जब आपस में नहीं जमता था, इसकी वजह से इनकी सरकार गिर गई और अगेन वापस से इलेक्शन करवाया गया, और उस इलेक्शन में अगेन सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। चरण सिंह सक्सीडेड हिम, बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज शॉर्टली वन। फिर जब मोरारजी देसाई नहीं होता, उसका चरण सिंह ने सक्सीड किया, लेकिन उनकी भी गवर्नमेंट नहीं चल पाई। इलेक्शन व कंडक्टेड, 1 सेकंड बताया ना तुम लोग का, 1980s में वापस इलेक्शन कंडक्ट हुआ, और अगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी इन लोग वापस से रूल में आ गए। आई होप आप लोग को सब समझ में आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है ये, इसके बाद भी जो आएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने कोशिश की कि जितना इंटरेस्टिंग हो सके स्टोरी बता के, स्टोरी बना के मैंने आपको बताया है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे ज़रूर पूछ लेना। बहुत अच्छा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है। आई होप तुम लोग आंसर्स भी जब रीड करोगे, मैंने जो हिसाब से तुम लोग का एक्सप्लेन किया है आज, अगर आंसर्स भी तुम लोग रीड करोगे एक बार तो आंसर्स भी फटाफट रीड हो जाएंगे। स्टोरी वाइज समझा है, बहुत अच्छे से समझा है। स्कूल में जब जाओगे तुम लोग तो एकदम मस्त अच्छा छाप छोड़ना। एकदम अच्छा लेसन था, इन्जॉय करना। कुछ डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछना। बाय, थैंक यू।